छत्तीसगढ़ में हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान परिवहन मंत्री ने बताया कि पूरे उत्तर भारत में हरियाणा रोडवेज की अलग पहचान है और आने वाले समय में रोडवेज के बेड़े को बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत रोडवेज के बेड़े में 1500 बसें जल्द शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने खनन विभाग को लेकर भी जानकारी दी। देखिए। हरियाणा में परिवहन व्यवस्था और खनन समेत तमाम मामलों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, जनता टीवी पे आपका स्वागत है। सबसे पहले सर मेरा यही सवाल है कि जो परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग की इस वक्त क्या स्थिति है सर? क्योंकि बजट जो है वो अगला बजट आने वाला है, जल्द ही बजट जो है वो पेश होगा, बजट सत्र की तारीख तय हो गई है। परिवहन विभाग की स्थिति क्या है सर? नई बसें कितनी बेड़े में आप लेने जा रहे हैं? अभी बेड़ा आपका कितनी बसों का है? बहुत लंबे समय के बाद बहुत लंबे समय कोविड में जो परिवहन की जो हालत को ठीक तो रही नहीं जी। और चल भी नहीं पाई और घाटा भी बढ़ा हमारा जी। जो अपना एनसीआर का जो इलाका है उसमें भी एक है कि एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीजल की बस नहीं चल पाएंगे और 15 साल बाद पेट्रोल के व्हीकल नहीं चल पाएंगे। जो आने वाला बजट है हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने इसमें बजट में रखेंगे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे, चाहे कोविड के हालात रहे जो भी रहे, तो बसों की ज़्यादा से ज़्यादा बेड़े को हम बढ़ाएंगे। आज बेड़े में 2900 हरियाणा रोडवेज की हैं, 540 किलोमीटर स्कीम की हैं और 809 बस हमारी नई आ गई है, आने वाली महीना 2 महीना हो जाएंगे और हम पे आज बेड़े में 4200 के आसपास बस हो जाएंगे हमारी 800 के बाद। और इसके मैं ये मानता हूँ कि जो हालत रहा है, जो जो पॉलिसी है जो एनसीआर में डीजल बसों की, तो इसमें भी हमारी बसें कुछ घटेंगी। हम आने वाले समय में जल्दी से जल्दी 2000 बस लेंगे, 1000 बस अभी लेंगे, अभी आने वाले 3-4 महीना में 250 बस और लेंगे मिनी बस पहाड़ी इलाके के लिए, और हमारी 50 बस और लेंगे जो वोल्वो बस है। जैसे यहाँ से जयपुर है, जयपुर से चंडीगढ़ है, दिल्ली है, आगरा है, शिमला है, मंसूरी, ये बस चलती है क्यों आदमी लोग हरियाणा रोड पे ज़्यादा भरोसा रखता है और रोडवेज की अपनी उत्तर भारत में अपनी धूम है और रोडवेज की अपनी पहचान है उत्तर भारत में। इस पहचान को बढ़ाना है, इस पहचान को ख़त्म नहीं करना। और जैसे जैसे कोविड के हालात हो जाए, 600 बस हम अभी कॉलेज है, स्कूल है, बेटियों के लिए 600 बस मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसको पूरा करेंगे। सर, परिवहन विभाग की वित्तीय स्थिति है, यानी जो घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है। बीच में कोविड भी इसका एक कारण है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोगों को जो सुविधाएं देने के लिए जो परिवहन विभाग जो है वो काम कर रहा है और रोडवेज की बसें जो है वो आम आदमी के लिए कहा जाता है कि उपलब्ध है। तो ये घाटा जो बढ़ रहा है सर, इसके लिए कोई ऐसी और प्लानिंग नीति बना रहे हैं कि इस घाटे को कम किया जा सके? जैसे ई टिकटिंग का आपने फैसला किया, ई टिकटिंग जैसा कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जिससे पारदर्शिता आए और पूरा जो पैसा है वो एक तरह से कोई गड़बड़ी की जो शिकायतें मिलती हैं वो ना आए आगे। जी, टिकट का इसलिए फैसला लिया कि बार बार शिकायत आती थी कि 2 नंबर की टिकट नहीं दे पाते कर्मचारी, कोई ले नहीं पाता था, कोई जो 42 कैटेगरी में हर आदमी फ्री जाना चाहता था, तो उसकी भी जानकारी मिलेगी ये किस महकमे से है, कहाँ से है, और उसी महकमे से हम क्लेम करेंगे भाई हमारा रोडवेज का पैसा दिया जाए। और इसकी अप्रैल के बाद ये चालू, अप्रैल के में ई टिकटिंग काम चालू हो जाएगा और उससे रोडवेज को लाभ मिलेगा। और रोडवेज का भी प्रॉफिट का महकमा नहीं रहा, ये लोगों को सुविधा देने का महकमा रहा है, चाहे शिक्षा है, चिकित्सा है, ट्रांसपोर्ट है, इससे आम लोगों को जनमानस को सुविधा देनी है। पर हम मानते हैं कि जो पूरे भारत में हरियाणा सरकार एक ऐसी सरकार है, कोविड के 2 साल में अभी हमारे पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आप पूछिए 6-6 महीना तनख्वाह नहीं दे पाए थे और हमने हर महीना मुख्यमंत्री ने कहा हम रोडवेज के किसी भी कर्मचारी की समय पे
तनख्वाह देने का काम करेंगे। और हरियाणा की सरकार ने रोडवेज के कर्मचारी को समय पर उनकी सैलरी देने का काम करा। ये सबसे बड़ी पहचान है। घाटा होने के बावजूद, सारे हालात बस होने के बाद, इन सब के बावजूद, पर फिर भी मानते हैं कि हरियाणा रोडवेज आम लोगों का, गरीब का हवाई जहाज है और गरीब इस पर अपना सफर तय करता है और गरीब आदमी इसी पे डिपेंड है। तो हम हरियाणा रोडवेज की जितनी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, आने वाले बजट में हम ट्रांसपोर्ट जो बसों के लिए ज़्यादा मुख्यमंत्री ने कहा जितनी बसों की जरूरत है हम प्रदेश के लोगों को उतनी बस देंगे। बसों की हरियाणा रोडवेज के बेड़े में कोई कमी नहीं रहेगी, खजाने में कोई कमी नहीं है रोडवेज के लिए। सर, किलोमीटर स्कीम की कुछ बसें जो है वो रोड पर आ चुकी है, बाकी कुछ किलोमीटर स्कीम की बसें और भी रोड पर लेके आने की तैयारी है क्या? हालांकि किलोमीटर स्कीम की जब बसें आती है तो जो रोडवेज कर्मचारियों की यूनियन है वो इसका विरोध भी करती है। हालांकि आपने कहा कि आप रोडवेज को खत्म नहीं करने जा रहे हैं, रोडवेज की जो पहचान है उसको कायम रखना है और बढ़ाना है, लेकिन इसके बावजूद किलोमीटर स्कीम की जब बसें आती है तो नाराजगी देखने को मिलती है। अब क्या और किलोमीटर स्कीम की कुछ बसें आने वाली है? नहीं, मैं कहता हूँ कभी जैसे रोडवेज की जो बस है इसके बेड़े को पूरा करेंगे। अगर हमें किलोमीटर की स्कीम की बस लेंगे, किलोमीटर स्कीम की बसों की जगह वो भी लेंगे, पर हम हरियाणा रोडवेज जो बेड़ा है जो होना चाहिए पहले उसको पूरा करेंगे, पहले उस बेड़े को पूरा करेंगे। ये बात की बात है, क्यों रोडवेज का बेड़ा पूरा करना ट्रांसपोर्ट का, बसों का, पहले हमारा लक्ष्य वो है और वहाँ जरूरत पड़े वहाँ भी करेंगे। सर, जो स्क्रैप पॉलिसी जिसकी आप बात कर रहे थे, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन की या 10 साल पुराने डीजल वाहन की, एनसीआर में खासतौर पर, तो स्क्रैप पॉलिसी को हम हरियाणा में किस तरीके से इंप्लीमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने कोई बैठक पिछले दिनों आपने एक की थी, तो क्या स्क्रैप पॉलिसी को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं सर? नहीं, केंद्र की तरफ से जो डायरेक्शन हमको मिली है इसकी स्क्रैप पॉलिसी पूरी तैयारी की जाएगी। भाई जो व्हीकल हैं जो एनसीआर में, जैसे डीजल है 10 साल से ज़्यादा नहीं चलते, पेट्रोल का 15 साल, पर हमारा तो जो एनसीआर का इलाका सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। 14 जिले हमारे एनसीआर में, हाँ, और 8 जिले हमारे बाहर हैं। तो मेरा ही मानना है कि आने वाले समय में स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे कि केंद्र की डायरेक्शन, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी पॉलिसी तैयार कराएंगे जहाँ इलेक्ट्रिकल बस है। अभी हमें भारत सरकार से 50 इलेक्ट्रिकल अपने दिल्ली के आसपास हमें मिलनी है, जो गुड़गांव है, झज्जर है, सोनीपत है, फरीदाबाद है। तो धीरे धीरे इस पॉलिसी को लागू करेंगे। सर, खनन विभाग भी आपके पास है, खनन विभाग को लेकर क्या नीति है? खासतौर पर बजट के मद्देनजर क्या सर आप कोई नई ऑक्शन की तैयारी है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि खनन विभाग के ऊपर विपक्ष के बड़े आरोप हैं। विपक्ष कहता है कि प्रदेश में खनन माफियाओं का एक तरीके से जंगल राज है, डाडम के मामले को लेकर बात करते हैं। तो क्या आप खनन को लेकर क्या स्थिति है सर आज हरियाणा में, पूर्व की सरकारों के साथ तुलना अगर करते हैं तो? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और विपक्ष अपने समय में ना तो कहते हैं जी हाँ, अगर बात करते हैं हम 12 की, 13 की, 8 की, 9 की, पता ना कितना था, 250 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ इनके समय में रेवेन्यू मिलता था, और आज 1000 के पार रेवेन्यू है। ये कहते हैं महंगाई होगी। अरे जो रेवेन्यू का जो था रेवेन्यू, मान लो रेवेन्यू में कहा भाई इतनी रॉयल्टी भरने में, वो जब भी उतनी थी आज भी थी, कोई रॉयल्टी में फर्क पड़ा नहीं, महंगाई से उससे फर्क पड़ा नहीं, सरकार खजाने में पैसा नहीं। हमने चोरी को बंद करा है, जो चहेते लोगों के जेबों में जाती थी, और मुख्यमंत्री ने जितनी रेवेन्यू की जो कलेक्शन हुई है इससे प्रदेश के लोगों को लाभ मिला है। और जो माफिया चोर थे उनका काम बंद हो गया। चोर माफिया चिल्लाते हैं भाई ये हो गया वो हो गया, उनका काम बंद हो गया। बाकी प्रदेश में सब ठीक चल रहा है। और हरियाणा में कुछ ज्यादा मायने, हरियाणा तो नाम मात्र की मायने है। हरियाणा में कहाँ मात्र, हरियाणा हमारे नजदीक राजस्थान का प्रदेश लगा हुआ है, और जब बॉर्डर पे ही माइनिंग हो रही है, और सबसे बड़ा जो माइनिंग है राजस्थान से एनसीआर में, सारे हरियाणा में एनसीआर में, आज चंडीगढ़ तक माल राजस्थान का गिरता है। हरियाणा में तो कहीं अपने जैसे मेवात की बात करें, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, या पहाड़ी इलाके की बात करें, सारे बंद है भाई, एनजीटी के कारण बंद है। और मैं मानता हूं कि जब तक मेवात का पहाड़ का क्षेत्र नहीं खुलेगा, जब तक लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, और एनसीआर के लोगों को सस्ता माल भी नहीं मिलेगा, और पॉल्यूशन में भी कमी होगी,
क्यों हम ये मानते हैं कि उसके किनारे पर राजस्थान है, इस किनारे पर हरियाणा है, मेवात है। जब तक मेवात के साथ साथ आने वाले समय में ये खुलेंगे नहीं, जो न्यायपालिका उससे परमिशन नहीं मिलेगी। और ये मान के चलते हैं, हमने 5 माइनिंग अभी जैसे नारनौल है, महेंद्रगढ़ है या अपने यमुना सेन है, इनकी भी ऑक्शन करने जा रहे हैं, जो लोगों को सस्ते सस्ता सामान मिले और लोगों को लाभ मिले। सर, डाडम के माइनिंग में जो एक हादसा हुआ था, उस मामले में एक जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, क्या स्टेटस है सर? रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद कर सकते हैं? जल्दी एसएस प्रसाद जी को इसका चेयरमैन बनाया, कमेटी उनके साथ गठित की है और जो हादसा हुआ उसकी जल्दी रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे कि किन कारणों से हादसा हुआ, क्या क्या लापरवाही रही, और जो भी आने के बाद होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, अंतिम सवाल है, बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हो रहा है। आप जब 8 तारीख को कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तो तय किया गया कि 2 मार्च से बजट सत्र शुरू हो, लेकिन आपने जैसे ही बजट सत्र शुरू करने का फैसला किया, विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया और विपक्ष कह रहा है कि हम तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं, किसान, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों पर हम घेरेंगे। क्या तैयारी है सरकार की? नहीं, विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए और सरकार अपना काम करेगी, विपक्ष अपना काम करेगा। हमने सबसे बड़े इस प्रदेश के भ्रष्टाचार को मूल रूप से उखाड़ा है और जो चंडीगढ़ में झोला लेके घूमते थे पूर्व की सरकार में, उसका इसलिए नहीं करा। यहाँ सब सुबह शाम तो घूमते थे, वो काम घर पे हो रहा है। पहले इनके समय पे CLU कराने पाते, ट्रांसफर पे खड़े थे, नौकरी लगाने पाते। ये इसलिए दुखी है कि इनकी दुकान बंद कर दी हमने और प्रदेश में हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ इस तरह की दुकानें बंद हुई है और हरियाणा प्रदेश में कभी कल्पना नहीं थी इस तरह का प्रदेश होगा। और मैं तो इस बात के भाग्यशाली हूँ और मैं इसमें उस कैबिनेट में हूँ जहाँ सब कुछ समस्याओं का, इस तरह की समस्या कभी खत्म नहीं होती। कभी कह रहे समस्या खत्म होगी, कभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। हम कह दे हमने सब कुछ भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, हमने सब माफिया कर दिए, मैं ये नहीं कहता, पर ये मान के चलते 90% उन लोगों के खिलाफ लगाम लगी है और जो 5-7% बाकी उन पर भी लगाम लगेंगे और कोई भी इस तरह से बच नहीं पाएगा। ये जो मेरे मित्र हैं कांग्रेस के, तो माल के लिए डोल रहे हैं, माल नहीं मिलेगा इनको। बहुत शुरू से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने बेबाकी के साथ कहा है कि प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उसने भ्रष्टाचार पर चोट की है। प्रदेश में 90% से भी ज्यादा भ्रष्टाचार पर अंकुश मौजूदा सरकार ने लगाया है। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार अभी बचा है उसको भी खत्म किया जाएगा। इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इसके अलावा परिवहन विभाग और खनन विभाग में जो तमाम फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी भी मूलचंद शर्मा ने दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।